हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे और सबकी हिंदी प्रवक्ता की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी प्रवक्ता जो सेकंड पेपर होगा उसका पहला प्रैक्टिस सेट हमने पहले किया था। आज हम उसका सेकंड प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर का हिंदी प्रवक्ता का, ठीक है। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अभी एग्ज़ाम आने वाला है आपका, तो आप देख लीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो इसमें है बुंदेली है जो बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंगर फॉर्मूला के प्रस्तोता हैं। किसने दिया था ये? मुंशी आयंगर फॉर्मूला यह दिया था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? कौन थे हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक? ये थे मुकुटधर पांडे, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय विकास है। साहित्य जो है वो जन समूह का हृदय विकास है। निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है, काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? किसकी है? यह है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है? यह है सरदार पूर्ण सिंह का, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। यह क्या है? एक गलत कथन है, ठीक है। और जो 3 है वो सही कथन है। अगला प्रश्न है, निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनसे संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह है, इनके गंभीर अनुसंधान परक निबंधों में तत्व चिंतन की प्रधानता और विनोदमयता का अभाव है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में गलत कथन है। जो अन्य 3 हैं ये सही कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू का चिट्टा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं। शिव शंभू का चिट्टा जो व्यंग्यात्मक निबंध है उसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार हैं, प्रतिभाशील और साधन, ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कृतियां हैं इनमें से कौन सी है जो बोल रही हैं कि उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? पता इन 4 में से कौन सा है जो उपन्यास नहीं है? वो है कूटज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध के लेखक कौन है? मैंने सिल पहुंचाई ललित निबंध किसका है? यह है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है। जो राम ये क्या है? वचन है, ये रूप है, ये वचन रूप। इसमें से राम शब्द का वचन रूप का षष्ठी एकवचन का रूप होगा रामस्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति? रामेण शब्द रूप में विभक्ति है तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? सरिते शब्द रूप में विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है, जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगतः शब्द रूप में वचन है एक वचन। अगला प्रश्न है, सर्वस्व रूप है, सर्वस्व रूप है षष्ठी का, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्याम शब्द रूप है, सत्याम शब्द रूप है, सॉरी सत्याम नहीं, ये मत्याम है, मत्याम शब्द रूप है, मत्याम शब्द रूप है मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। अगला प्रश्न है, अदस वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा अदस का, यह होगा अमूभ्यः। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का
षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप है। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप है, यह है मुनेह। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्ञा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा शब्द रूप में विभक्ति है तृतीया विभक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, यह है राम से रोटी नहीं खाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है? यहाँ बैठा नहीं जाता में वाच्य है भाववाच्य। अगला प्रश्न है, भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इनमें से भाववाच्य वाला वाक्य बताना है। यह है, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानना है। यह है, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? इनमें से कौन सा शब्द है जो अविकारी है? वह है अचानक। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजकल मौसम बदलने लगा है। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। आजकल मौसम बदलने लगा है, इसका पद परिचय है कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। क्या है कृदंत शब्द का उदाहरण? वह है खिलाड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल को कहते हैं धातु। अगला प्रश्न है, सही विकल्प बताओ। ऑप्शन है, उपन्यास के कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से प्रधान भाग हैं उपन्यास के कथानक के? वो है प्रारंभ या प्रस्तावना, दूसरा है मध्य या विकास, तीसरा है परिणाम या समाप्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी है। क्या है नूतन ब्रह्मचारी? यह एक उपन्यास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? यह है देवकीनंदन खत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक है। नीला चांद उपन्यास किसका है? यह है इनमें से कोई नहीं, इसमें से न रांगे राघव का है, न शैलेश मटियानी का, न सुरेंद्र वर्मा। किसका है यह आप मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताइए कि नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है। कौन है इसमें से? राही मासूम रजा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेया के लेखक कौन है? बायोग्राफिया लिटरेया के लेखक वह हैं कॉलरिज। ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह मान्यता किसकी है? किसकी है यह मान्यता? यह है टी.एस. इलियट की। ठीक है। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट का मत नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि टी.एस. इलियट का मत नहीं है। यह है कला का संवेग वैयक्तिक होता है। अगला प्रश्न है, किस कथन से इलियट सहमत नहीं है? कौन सा कथन है जिससे इलियट सहमत नहीं है? वह है परंपरा में अतीत के प्रति विद्रोह संभव नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं भाव से पलायन है।
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। मान्यता किसकी है? यह मान्यता भी है टी.एस. इलियट की। ठीक है। अगला प्रश्न है, रस ध्वनि किसे कहा गया है? रस ध्वनि किसे कहा गया है? असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि। ठीक है, इसे रस ध्वनि कहा गया है। अगला प्रश्न है, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? फिर से देखिए क्वेश्चन, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? यह है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? जो कुंतक थे उन्होंने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? यह है वाक्य वक्रता। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर इसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? वह है भामह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? किस आचार्य का सिद्धांत है साधारणीकरण का? यह है भट्टनायक। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन को। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम है, पहले हैं भुवनेश्वर, फिर है मोहन राकेश, उसके बाद है सुरेंद्र वर्मा, फिर है मीराकांत। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यह नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यह है ममता कालिया का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? यह है प्रताप नारायण मिश्र, मीराबाई। यह गलत है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का नाटक नहीं है मीराबाई। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी भारतेंदु जी का है, चंद्रावली भी भारतेंदु का है, सती प्रताप भी भारतेंदु का है, लेकिन हठी हमीर यह भारतेंदु का नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा एक है नाट्य रासक। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? यह कथन है स्वयं चंद्रगुप्त का। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? वह है अश्वत्थामा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृति की रचना एक रात में की थी? कौन सी नाट्यकृति है जो भारतेंदु जी ने एक रात में की थी? वह है अंधेर नगरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भान्वागमन का सही संधि विच्छेद है? भान्वागमन का सही संधि विच्छेद है भानु प्लस आगमन। ठीक है। अगला प्रश्न है, सडानन का संधि विच्छेद होगा। सडानन का संधि विच्छेद है सट प्लस आनन। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य, व और र में हो तो इनमें से कौन सी संधि हो? इसमें होगी यण स्वर संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में है विसर्ग संधि। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा अन धन अंत। ठीक है। अनंत का अन प्लस अंत। ठीक है। अगला प्रश्न है, सु प्लस
आगतम में कौन सी संधि है? सु प्लस आगतम में संधि है यण संधि। अब अगला प्रश्न देखिए, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस ज्वल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य प्लस अन्य। अब अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है? यह है दूत वाक्य में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस है करुण रस। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये मुनित्रयी में शामिल है, लेकिन भर्तृहरि ये मुनित्रयी में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अष्टाध्यायी के रचनाकार। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है 24 टाइप के छंदों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? टीकाकार मल्लीनाथ हैं, इन्होंने कालिदास ने जो रचना है कुमार संभवम उसमें कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? यह लिखी है 8 सर्गों पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से भास की कृति है। भास की कृति कौन सी है? वह है बालचरित। अगला प्रश्न है, इनमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहार। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? वह है प्रसन्न राघव। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है ऋक प्लस वेद। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव है भवभूति की रचना। अगला प्रश्न है, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? यह बदलू है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? यह श्री राम शर्मा की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? वह है ज्योतिर्विहक। अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? कौन सी रचना है? वह है हमारे आराध्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद प्रकाश सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा की नहीं है? वह है मित्र संवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने कौन से वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? वह है 1907। ठीक है, 1907 में। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है कौन सी है? वह है हम हशमत। अगला प्रश्न है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं सत्यवती मलिक। ठीक है, मल्लिक। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं। कैसे होते हैं सभी स्वर? यह है अल्प प्राण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? कौन सा वर्ण है जो घोष महाप्राण है? वह है ह। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें से कौन सा शब्द है जिस पर सही जगह पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है? वह है संयुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न है,
भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है शब्द। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि कैसी ध्वनि है? उच्चारण स्थान के आधार पर छह ध्वनि है तालव्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है? कौन है स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन? वह है छ। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है? कौन सी है कंठोष्ठ ध्वनि? वह है ओ। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश में 4 शब्द दिए, इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? वह है क्षमा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कौन सा क्रम सही है? पहले है कंठस्थ, फिर कमल, उसके बाद कलंक, फिर कलय। ठीक है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? कौन सा विकल्प है? उसमें है उत्कंठा, उसके बाद है उत्क्षिप्त, फिर उद्योग, उसके बाद उद्वेग। ये शब्दकोश की दृष्टि से जो ये 4 हैं ABCD, इनमें से सही क्रम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं? संपत्ति शास्त्र किसकी कृति है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? किसकी है? यह है शरद जोशी की। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? 4 हैं, इसमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? वह है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? वह है फारसी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड से इसको मिलाना है। ठीक है। राष्ट्रपति का आदेश कौन से सन में आया? राष्ट्रपति का आदेश यह 1959 में, राष्ट्रपति का आदेश है 1955 में। संसद की राजभाषा समिति के सुझाव यह है 1959 में। ठीक है। अगला है, राजभाषा अधिनियम कब का है? राजभाषा अधिनियम है 1963 का। अगला संकल्प है 1968 का। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए रूप मिलता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है, वह है कौरवी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 हैं ये, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? वह है दिलोदानिश ममता कालिया। दिलोदानिश रचना ममता कालिया की नहीं है, यह है कृष्णा शोभती की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है गढ़कुंडार राहुल सांकृत्यायन। गढ़कुंडार राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, यह है वृंदावन लाल वर्मा का। ठीक है। अगला प्रश्न है, लवंग लता किस विधा की रचना है? लवंग लता उपन्यास है, यह है किशोरी लाल गोस्वामी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह है आदर्श हिंदू, जो इसमें लिखा है राधा कृष्ण दास, जबकि आदर्श हिंदू है उपन्यास लज्जाराम मेहता का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार सही अनुक्रम है? यह है प्रकाशन वर्ष, सबसे पहले प्रकाशन हुआ 55 खंबे लाल दीवारें, उसके बाद है तत्सम, फिर दिलोदानिश, फिर है आवा। ठीक है।
अगला प्रश्न है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रियंवदा। अगला प्रश्न है, अनारो किसका उपन्यास है? अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले हुआ रुकोगी नहीं राधिका, फिर आपका बंटी, फिर चाक और आवा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी रचना है मैत्री पुष्पा की। अगला प्रश्न है, कुछ रचनाएं हैं और लेखिका है, इनको आपस में मिलाना है। ठीक है। आपका बंटी किसकी रचना है? यह है मन्नू भंडारी। 55 खंबे लाल दीवारें, यह है चित्रा मुदगल का। आवा है कृष्णा 55 खंबे लाल दीवारें, यह है चित्रा मुदगल का। सॉरी गलत हो रहा है ये। आपका बंटी है मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें हैं, यह है उषा प्रियंवदा की। आवा है चित्रा मुदगल की और बेघर है ममता कालिया का। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे थे शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? कौन सा काव्य गुण है? इसमें है ओज। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से? चित्र तुरंग न्याय का संबंध है अनुमितिवाद से। इसके प्रवर्तक हैं शंकुक। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं। इसके हैं भरत मुनि। ठीक है। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं वामन। ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है कौन है? वह है आत्मिक भव्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, किससे संबंध है? कैथारसिस, यह है चिकित्सा शास्त्र से। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? यह किए हैं 28। ठीक है। अगला प्रश्न है, अदोसौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्य, यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? यह दिया है हेमचंद्र ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ की रचना। अगला प्रश्न है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? कितने स्तरों का किया है? यह है 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, चंद छंद वर्णन की महिमा किसका है? यह है कवि गंग का। दूसरा, भाषा योग वासिष्ठ, यह है राम प्रसाद निरंजनी का। अगला, श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका, यह पंडित दौलत राम का। नासिकेतोपाख्यान, यह कृति है पंडित सदल मिश्र की। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? कौन थे? वो थे गिलक्रिस्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? यह है गद्य का आविर्भाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? कौन है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं है? वह है राजा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, मुंतख बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक हैं, यह है मुंशी सदा शुक्लाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में
खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? वह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी ने के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? यह है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो किसकी है? कवि गंग की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? यह है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? सितारे हिंद थी राजा शिव प्रसाद की उपाधि। इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? 4 लेखक दिए हैं, इनमें से बताना है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। यह है सदल मिश्र। ठीक है। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा है हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। यह है लबड़ धोंधो लबड़ धोंधो। ठीक है। फिर देख लीजिए, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। यह है लबड़ धोंधो। अगला प्रश्न है, लास्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिकी हिंसा न भवति। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपको यदि मेरे प्रैक्टिस सेट ठीक लग रहे हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। धन्यवाद।